चलिए इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। यह वीडियो बीपीएससी टीचर के और बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जाएंगे जो हर एक सेट बाय सेट लगाए जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पष्टता का प्रावधान उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन या अस्पष्टता का प्रावधान, या जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, अस्पष्टता का प्रावधान उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 14 में, ए नंबर, बी नंबर आर्टिकल 19 में, सी नंबर आर्टिकल 17 में। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में अस्पष्टता या अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हम याद करते हैं कि आर्टिकल 14 है जो समता के प्रति विधि के समझ समता का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समझ समता यानी कि सभी लॉ के सामने सब बिल्कुल बराबर है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में वर्णित किया गया है कि मूल अधिकारों केंद्र बिंदु है। आर्टिकल 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। इसी के साथ बात करते हैं अगर आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 होता है जो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 17 समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का वर्णन किया गया है। समता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता आर्टिकल 15 में धर्म जाति और लिंग पर भेद का प्रतिरोध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति या उसके रंग के अनुसार हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में अस्पष्टता या अनटचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ये सभी वर्णन किए गए हैं जिसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। चलिए इसी आर्टिकल को हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है एक डाउट। शॉर्टकट ट्रिक में हम याद रखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 16 के बीच समानता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 16 के बीच में है। इसका ट्रिक दिया गया है एक डाउट, जिसमें एक का मतलब हो गया समानता, इक्वलिटी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, आर्टिकल 15 के अंदर आ गया। ओ फॉर मतलब अपॉर्चुनिटी, जिसमें आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन के अवसर की समानता। ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी, यू यानी कि अनटचेबिलिटी या अस्पष्टता आर्टिकल 17 के अंदर आ गया। और आर्टिकल टी यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधि या खिताबों का अंत, टाइटल यानी का अंत को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टी यानी कि टाइटल्स या आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बी नंबर सेवाओं की समाप्ति, सी नंबर महाभियोग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। कानून के अनुसार या संविधान में यह कहा गया है कि
राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह क्या है कि 14 दिन पहले इसके बारे में राष्ट्रपति को यह सूचना दे दी जानी चाहिए या सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए उस सदन, और उसके बाद उसमें एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है और इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधित प्रक्रिया केवल संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं, यानी कि सिलेक्टेड और अपॉइंटेड यही दो व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं और संसद के दोनों सदनों में, केवल संसद के दोनों सदनों में ही किया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अमेरिका से ली गई थी। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और इसका वर्णन आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया गया है। भारत में महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ आंशिक शर्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? किस संविधान में अंगीकार या कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से उन्हें लिए? चलिए देखते हैं अंगीकार किया गया है। ऑप्शन ए सोवियत संघ से, बी नंबर ब्रिटेन से, सी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से अंगीकार किया गया है या वहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात को फाइनेंशियल इमरजेंसी इसके कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी बातें संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के बारे में इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राजभाषा की सभा, कनाडा से संज्ञानात्मक विशेषता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनाडा से कई बार पूछा जा चुका है। संज्ञानात्मक विशेषता कनाडा से और राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों संयुक्तों की संयुक्त बैठक, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में मात्र तीन चीज़, प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची और संसद के दोनों संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के राष्ट्रपति को, सी नंबर प्रधानमंत्री को। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत खोने के बाद खुद ही अपना पद त्याग करना पड़ता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। भारत में राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति पर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बान की मून, कोफी अन्ना, एंटोनियो गुटेरेस। ए नंबर बान की मून, बी नंबर कोफी अन्ना और सी नंबर एंटोनियो गुटेरेस। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में 2017 से 2022 तक तथा दूसरे कार्यकाल में 2022 में एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए 2022 से वो अब तक बने हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, बी नंबर सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सी नंबर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो पूना समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना समझौता कराने के लिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजागोपालाचारी ने कई प्रयास किए थे, तब जाकर के 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कराया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? नंबर ए शक्तियों का विभाजन, नंबर बी शक्तियों का पृथक्करण, नंबर सी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। देखिए अगर शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 50 में प्रावधान दिया गया है शक्तियों का पृथक्करण को लेकर के। आर्टिकल 50 में प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शक्तियों के 3 स्तर के बंटवारे की, त्रिस्तरीय बंटवारे की, तो इसके लिए अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 में शक्तियों को त्रिस्तरीय में बांटा गया, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और संवर्ती या स्थानीय स्तर पर शक्तियों को 3 स्तर में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक संवैधानिक निकाय, बी नंबर 1993 में स्थापित हुआ था, सी नंबर बहुसदस्यीय निकाय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा बोला था। इसके साथ साथ इसके आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया, आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए, इसका मतलब कि अगर किसी को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसलिए
नागरिकों को उच्च न्यायालय में याचिका या आवेदन देने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय में याचिका या आवेदन देने का प्रावधान है और इसके लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान देना है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वहीं बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के रिट जारी करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासक से स्वतंत्रता की प्राप्ति की? श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी बेल्जियम, सी नंबर फिजी, ऑप्शन सी फिजी, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया जिम्बाब्वे। 1980 में जिम्बाब्वे देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1980 में जिम्बाब्वे की वर्तमान राजधानी की बात करते हैं तो हरारे। इसमें श्वेत अल्पसंख्यक शासक या फिर इस तरह के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ था लैंकेस्टर हाउस समझौता, लैंकेस्टर हाउस एग्रीमेंट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी के कारण ही जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासक से आज़ादी मिली थी। लैंकेस्टर हाउस एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत 1979 में, यह एग्रीमेंट 1979 में हुआ था और इसमें लंदन में हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था जिसमें रोडेशियन, जब मूल रूप से जो जिम्बाब्वे के लोग हुए उनके बारे में बताया जा रहा है। रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक शासक को समाप्त किया गया और देश में बहुमत की ओर परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया, यानी कि वहाँ पर अब वोटिंग सिस्टम को चालू कर दिया गया था। लैंकेस्टर हाउस एग्रीमेंट के बाद वहाँ पर श्वेत लोगों का जो शासन था उसे बंद करके वोटिंग सिस्टम को चालू कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। सही बात है, संघ को ज़्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि इनके पास अधिक संख्या में शक्तियाँ होती है, इनके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। बी नंबर, इनके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। सी नंबर, इनके पास अवशेष शक्तियाँ हैं, इनके पास अवशेष शक्तियाँ हैं। इसके सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और सी लगभग दोनों सही बात बोल रहा है। इनके पास अवशेष शक्तियाँ हैं और इनके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, इसलिए संघ संघ शक्ति है जो राज्य की विधायी शक्तियों से ज़्यादा पावरफुल होता है। किसी भी प्रकार के मतभेद में संघ सूची, राज्य सूची और अगर किसी के पास किसी भी, और एक हो गया संवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अगर दोनों के बीच में कहीं पर विवाद होता है तो इस कंडीशन में संघ सूची को ज़्यादा मान्यता दी गई है, संघ सूची को ज़्यादा मान्यता दी गई है। एक और सूचियाँ हैं जिसे हम अविशिष्ट सूची कहते हैं, लेकिन अविशिष्ट सूची में एक नियम बनाने का, अविशिष्ट सूची पर नियम बनाने का जो शक्ति होती है वो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। वहीं अगर संवर्ती सूची में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो संवर्ती सूची के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किसी भी प्रकार के मतभेद होने पर संघ सूची के ज़्यादा मान्यता दी जाती है या उनके नियमों का ज़्यादा पालन किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1951, बी नंबर 1980, सी नंबर 1998, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का सही ऑप्शन हो गया 1980। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ 1978 में
जनता पार्टी की स्थापना की गई थी और मोरारजी देसाई इसके एक नेता थे। भारतीय जनता पार्टी 1978 में जनता पार्टी का स्थापना किया गया था और मोरारजी देसाई इसके नेता बने थे। यही ये जनता पार्टी से प्रेरित होकर के इसी पार्टी को, या फिर कह सकते हैं इसमें विघटन करके इसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से फिर से दोबारा चालू किया गया था या नई पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य पार्टी तथा उसके स्थापना काल को भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे शिवसेना पार्टी। तो शिवसेना पार्टी का गठन 1966 में किया गया था। शिवसेना पार्टी का गठन 1966 में किया गया था। आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 में, आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 में किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ए नंबर भाषा, बी नंबर धर्म, सी नंबर जाति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। अगर सही मायने बोले तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है भारत में जाति को माना गया है। ऐसा नहीं है कि मतदान या लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जाति ही एक कारक है। जाति प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जातिवाद सबसे महत्वपूर्ण कारक, उसके बाद सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, चुनाव में धन का अत्यंत दुष्प्रयोग करना, प्रतिनिधित्व को नैतिक पतन करना, इस तरह के कई अन्य कारक भी हैं जिसके कारण भारत में लोकतंत्र को बाधक माना जाता है या भारत के लोकतंत्र को बाधक माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन नंबर बी जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित रूप से, अनिश्चित काल तक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया इसका में जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि लोकसभा में उसे जब तक बहुमत रहता है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। बहुमत गिरने के बाद प्रधानमंत्री को अपना पद त्याग करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए एक सलाह कमेटी की गठन की जाती है और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, अगर बात करते प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं और अगर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। प्रधानमंत्री मुख्य रूप से नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरजातीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसमें से काफ़ी प्रमुख रहेगा प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख होते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री में वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है और राष्ट्रपति केवल कार्यकारी अध्यक्ष कहे जाते हैं या नाम मात्र अध्यक्ष कहे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किनसे है? न्यायाधीश एम पुंछी का
का यानी कि मदन मोहन पुंछी, पूरा नाम हो गया मदन मोहन पुंछी का आयोग का संबंध किससे है? निर्वाचन संबंधी सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधी सुधारों से, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी का संबंध, मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्य संबंधी सुधारों से है, केंद्र एवं राज्य संबंधी सुधारों से है। केंद्र एवं इसका जो गठन किया गया था वो 27 अप्रैल, इसकी गठन 27 अप्रैल 2007 में की गई थी। इसकी गठन 27 अप्रैल 2007 में किया गया था। मदन मोहन पुंछी जो थे वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने एक सिफारिश दी थी, जिस सिफारिश में या इन्होंने एक आयोग बनाया था। उस आयोग में राज्य और केंद्र के, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान और वित्तीय संबंधी मुद्दों पर सिफारिशें दी थी, या उसमें सुधार के लिए कुछ सिफारिश किए गए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार। मदन मोहन पुंछी के द्वारा कुछ आयोग में को कुछ सिफारिशें दी गई थी, उसमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, जिसमें मुख्यमंत्री की राय को महत्व देना और उन्हें हटाने के लिए महाभियोग को शामिल करना। दूसरा नंबर हो गया आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान में बदलाव, जैसे सीमित अवधि के लिए केंद्र द्वारा सेना तैनाती के लिए राज्य की सहमति होना अनिवार्य होता है। और उसके बाद उन्होंने वित्तीय संबंधी सुधारों का भी प्रोग्राम, वित्तीय संबंधी सुधारों के लिए भी सिफारिशें की थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। नंबर ए लिखित संविधान, बी नंबर कठोर संविधान, सी नंबर संविधान की सर्वोच्चता, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। संघीय व्यवस्था में उपयुक्त में से एक से, यानी कि लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान, ये तीनों काफ़ी आवश्यक हैं। बात करते हैं संघीय व्यवस्था की। तो संघीय व्यवस्था के लिए प्रोफेसर डायसी को कानून के शासन का जनक या प्रतिपादित माना जाता है। प्रोफेसर डायसी को कानून के शासन का जनक या प्रतिपादित माना जाता है। इनके अनुसार यह कह सकते हैं मुख्य रूप से शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, पहली संघीय व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था। पहला संघीय व्यवस्था और दूसरा एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में जहाँ केंद्र को और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, उस प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र तथा राज्य दोनों में दी जाती है। वहीं एकात्मिक व्यवस्था में केंद्र के पास सारी शक्तियाँ रहती है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ रहती है, जैसे श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे के देशों में। संघीय व्यवस्था दो प्रकार की होती है, फिर से देखते हैं। संघीय व्यवस्था दो प्रकार की होती है, पहला एकात्मिक और दूसरा हो गया संघीय व्यवस्था। शासन की व्यवस्था दो प्रकार की होती है, पहला संघीय व्यवस्था और दूसरा एकात्मिक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान इत्यादि कई बातें होती है जो महत्वपूर्ण होती है। वहीं एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, जबकि संघीय व्यवस्था में सारी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाता है। प्रोफेसर डायसी के अनुसार संघीय संविधान के लिए 4 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला शर्त है कि इसमें लिखित संविधान होना चाहिए। प्रोफेसर डायसी के अनुसार संघीय व्यवस्था की 4 शर्तें हैं। पहला संविधान है कि उसका लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा भी होना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ का संविधान जो है वो काफ़ी कठोर होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था को दे सके। इसलिए इसमें हो गया शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में समान विशेष शक्तियों का बंटवारा होता है, सामान्य विशेषता शक्तियों का बंटवारा होता है, और यह बंटवारा राज्य तथा केंद्र के बीच किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों को बांट दिया जाता है। यही हो गया संघीय व्यवस्था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं?
ए नंबर कैबिनेट मंत्री, बी नंबर राज्य मंत्री, सी नंबर उप मुख्यमंत्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर और उप मिनिस्टर, उप मंत्री, तीनों के तीनों शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक कार्य को छोड़कर हर एक काम के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और जिस मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची की बात किया जा रहा है, 11वीं अनुसूची में शामिल है। ए नंबर 29 विषय, बी नंबर 18 विषय, सी नंबर 33 विषय। सही बात आंसर की बात करते हैं तो इसका सही विषय हो गया पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखा गया है। 29 विषय को रखा गया है। संविधान पंचायती राज के लिए दो समितियां महत्वपूर्ण है। पहला हो गया बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा अशोक राय मेहता समिति। पहला बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा अशोक मेहता समिति। पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज अधिनियम को बनाया गया था। पंचायती राज अधिनियम को बनाया गया था और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में 73वां संविधान संशोधन 1992 को अधिनियम भी ऑफिस से बनाया गया था। लेकिन 24 अप्रैल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन या 73वें संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे कब पारित किया जा रहा था तो 1992 में, लेकिन इसे कब लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 और इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा 1992 73वें संविधान संशोधन को 1992 में प्रभाव में रखा गया था या उस अधिनियम को बनाया गया था जिस समय पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। और 24 अप्रैल 1993 को इस संशोधन या इस अधिनियम को पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था जिसके उपलक्ष्य पे 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 से लेकर के ए से लेकर के ओ तक, आर्टिकल 243 में ए से लेकर ओ तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के अंतर्गत भाग ए से लेकर के ओ तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है। जिसमें 9 में पंचायत राज, 9A में नगर पालिका, 9A में और 9B में सहकारी समिति का वर्णन है और 9B में सरकारी समिति का वर्णन है। ध्यान देंगे 9 में अनुच्छेद 9 में भाग 9 में पंचायती का,
भाग 9 के अ में नगर पालिका का और 9 के बी में सरकारी समिति का वर्णन है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज और स्वशासन स्वशासन स्थानीय स्वशासन के निकायों का वर्णन किया गया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉर्ड रिपन को सही ऑप्शन हो गया मेरा 1929। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं इसके सहयोग और इसके विरोध में। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थानीय स्वशासन के विचार का समर्थन किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थानीय स्वशासन के विचार का समर्थन किया गया था। लेकिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थानीय स्वशासन के विचारों के ये विरोध थे। स्थानीय स्वशासन विचारों के ये विरोध में थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही में मायने में रखा गया तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, उपयुक्त में से सदी क्या उनमें से कोई नहीं। अगर 2024 के पहले की बात करते हैं, अब 2024 में इसके जो अध्यक्ष थे उन्हें बदल दिया गया है और वर्तमान में, तो इसी प्रकार से इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रामा सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम है। इस आयोग के इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा मानवाधिकार आयोग के सबसे प्रथम अध्यक्ष हैं। इस आयोग का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में अवस्थित है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। ऑप्शन नंबर बी राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन नंबर सी संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है दिया हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो पूरी तरह से सही ऑप्शन हो गया, या बीपीएससी ने जिसे सही ऑप्शन बनाया है वो ऑप्शन हो गया राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। इसमें कुछ रूप से आप इसे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ गारंटीड की बात कर रहा है। हम मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड दिया गया। आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन इसमें आप कुछ सीमाओं के अंतर्गत बताया जा रहा है, तो इसलिए राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है कुछ सीमाओं के अंतर्गत। जिसका में आर्टिकल 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के लिए, आर्टिकल 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण आहार का उचित प्रबंध करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। शिक्षा और पोषण आहार यानी कि मिड डे मील जिसे हम चला देखते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। शिक्षा और उचित पोषण आहार यह देने का प्रावधान राज्य सरकार को दिया गया है। इसके इतना ही नहीं, आर्टिकल 86 के अनुसार 46वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक
अधिकार में जोड़ करके मौलिक अधिकार में जोड़ के 21A में स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार के साथ जोड़ दिया गया है। 21 के क में दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया है। 21 में दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता है और वही 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। यह संशोधन 46वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया है। इतना इसकी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है तो आर्टिकल 32 के अधीन वह शिक्षा का मांग कर सकता है, वह शिक्षा के लिए उपचार की मांग कर सकता है। और मौलिक कर्तव्य के रूप में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें किसी भी परिवार को यह पूरी आज़ादी दी गई है कि वो अपने बच्चे को उचित शिक्षा प्रदान करा सकते हैं और इसमें सरकार उसकी पूरी सहायता करेगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 12 वर्ष से हो, 14 वर्ष हो या 18 वर्ष हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो उस बच्चे की या फिर जो भी हो गई है बाल श्रम, भारत में बालक की आयु को 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया है, 18 वर्ष को ही माना गया है। यानी कि कारखानों में या किसी भी जोखिम भरे स्थानों पर हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 24 में किया गया है, आर्टिकल 24 में किया गया। आर्टिकल 24(1) के अनुसार, आर्टिकल 24 के अनुसार किसी भी जोखिम भरे काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप उसमें काम पर नहीं लगा सकते हैं, जिसे बाल श्रम के रूप में रखा गया है, जिसे बाल श्रम के रूप में रखा गया है। और आर्टिकल 23 में बलात् श्रम, आर्टिकल 23 में बलात् श्रम या लेबर मजदूरी की बात करते हैं, बेगार मजदूरी का वर्णन किया गया, जिसमें देह व्यापार और बेगार मजदूरी का वर्णन आर्टिकल 23 में किया गया है। और बाल श्रम का वर्णन आर्टिकल 23 में बाल श्रम और बलात् श्रम, आर्टिकल 23 में बलात् श्रम और बेगार मजदूरी का वर्णन है। और आर्टिकल 23 में बाल श्रम का वर्णन है, जिसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। 3-4 आर्टिकल के विषय में से बताया गया है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सदन के लोकसभा के नेता को, उपयुक्त में से एक से अधिक और उनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं सही ऑप्शन की तो इसका सही ऑप्शन हो गया लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र प्रदान करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र प्रदान कराते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आता है लोकसभा, सबसे पहला आर्टिकल आता है लोकसभा, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के वर्णन किया गया है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि लोकसभा के अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा और ये मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिमंडल में एक प्रधान व्यक्ति होगा जिसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कामों के लिए सलाह प्रदान कराता है, जिसका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और लोकसभा में वह हेड होता है या लोकसभा में दल या बहुमत या रूलिंग पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा में रूलिंग पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 93 में बताया गया है कि लोकसभा के स्पीकर और
लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर जो उन्हें हम अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका चुनाव लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 94 बी आर्टिकल 94 बी आर्टिकल 94 बी के तहत आर्टिकल 94 बी के तहत ये लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को प्रदान कराते हैं। आर्टिकल 94 बी के तहत लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने उपाध्यक्ष को प्रदान कराते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो भारत में 1925 में सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर बनने वाले व्यक्ति थे विट्ठल भाई पटेल। 1925 में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, 1935 अधिनियम चल रहा था, तो उस समय में 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में लोकसभा के स्पीकर बनने वाले केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय जिन्हें स्वराज पार्टी से टिकट मिला था और वे लोकसभा के स्पीकर बन रहे थे, वो थे केंद्रीय विधानमंडल। उस टाइम तो लोकसभा नहीं था, उस टाइम केंद्रीय विधानमंडल कहलाता था क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो उस टाइम में स्पीकर बनने वाले थे विट्ठल भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर और दूसरे अनंत सयनगम आयंगर। लोकसभा के दूसरे स्पीकर आयंगर और पहले स्पीकर मावलंकर को बनाया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, बी नंबर 2 वर्ष, सी नंबर 3 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कुल 193 देशेज हैं, कुल 193 देशेज हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा में के सदस्य को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और वर्तमान में महासभा का एक सचिव होता है और वर्तमान में महासभा के सचिव एंटोनियो गुटरेस को बनाया गया है। महासभा के सचिव को एंटोनियो गुटरेस को बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थान रूप में काम करता है, यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली के उपराज्यपाल, सी लोकसभा के अध्यक्ष। सही बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर या उनका पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कार्यभार संभालते हैं। देखिए इसका वर्णन अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल है, 124 और 124 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न रहने पर एक कार्यवाहिक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 65 में यह पूरे संशोधन करके बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति को, यानी कि चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या चीफ जस्टिस को हम राष्ट्रपति का कार्यभार वे संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार वो संभाल सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 65 और आर्टिकल 124 में दिया गया है। ऐसा अब तक एक बार हुआ है और वह 1969 में ऐसा एक बार हो चुका है जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी और वी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। वी गिरी के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया था और जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद
कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम हिदायतुल्लाह ने संभाला था। कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 1969 में संभाला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है, मतलब किसके विचार लेने के लिए इसे आरक्षित रख सकते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा ऑप्शन दिया गया ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर प्रधानमंत्री, सी नंबर संसद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई भी नहीं। यहाँ बात हो रही है राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा यह काम किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा यह काम किया जा सकता है और राज्यपाल किसी भी विचार को या किसी भी नियम को राष्ट्रपति से पारित कराने के लिए उसे विशेष रूप से संरक्षित कर सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के विचार मिलने के बाद ही उसे पारित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन आर्टिकल 200 के अधीन किसी भी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है, या आर्टिकल 201 के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। देख लेते हैं, आर्टिकल 200 के अधीन स्वयं ही उस बिल को स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है, और आर्टिकल 201 के तहत इसे राष्ट्रपति के पास उसे संरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके लिए आर्टिकल 213 में वर्णन किया गया है। मंत्रिमंडल पद्धति, अगला क्वेश्चन हो गया मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल पद्धति या सामूहिक जिम्मेदारी, जिसे हम संसद कहते हैं, जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है, या निम्नलिखित में से किस देश से वह लिया गया, या कानून किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन आयरलैंड से, दूसरा नंबर ब्रिटेन, सी नंबर भारत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद या सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली या संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, सामूहिक जिम्मेदारी या संसदीय प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। मैक्सिमम वो 2 सीटों से वह कोई व्यक्ति चुनाव को लड़ सकता है, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम केवल 2 सीटों पर से ही वो चुनाव को लड़ सकता है, और अगर किसी एक सीट पर वो जीत जाता है तो उसे एक सीट को खाली छोड़नी होती है, और उस खाली होने वाली सीटों पर दोबारा इलेक्शन किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। ए नंबर संपत्ति में, अतिरिक्त कर की वापसी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। कानून से संरक्षण देने के लिए कोर्ट को या फिर न्यायालय को रिट जारी करने का प्रावधान दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में, या फिर अगर किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी के संबंध में, या किसी उसे भी लगता है कि जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह न्यायालय में जाकर के अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3
3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से रख सकता है। और जिसके तहत आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत मानव की सुरक्षा या मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। और उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के अंतर्गत उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करें तो मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय को माना गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना गया है। और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, टाइम दे करके इसे पढ़ लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा उसमें विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25, आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 105। ए नंबर में आर्टिकल 25, बी नंबर में आर्टिकल 60, सी नंबर में आर्टिकल 105, डी नंबर उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात हो रहा है अगर धार्मिक विचारों को लेकर के, तो धार्मिक विचारों के लिए एक मौलिक अधिकार दिया गया है जिसे हम चौथे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। और चौथे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के लिए चौथा मौलिक अधिकार, फोर्थ फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट जो धार्मिक और स्वतंत्रता पर हमें अधिकार देता है, यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। जिसमें आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों से प्रबंध से है, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध। और आर्टिकल 25 में धार्मिक विश्वास रखने और उसके रूप से आचरण या दूसरों के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, यह 25 में लिखा गया है। और 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 33, आर्टिकल 33 पर, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में सीधा लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू एवं भारवाहक की हत्या पर रोक लगाई जाती है। दुधारू एवं भारवाहक जानवरों की हत्या पर रोक लगाती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 48 के तहत गौ हत्या और दुधारू जानवरों की हत्या पर प्रतिबंधित लगाया जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसको कायम करके शांति और सर्वोत्तम रूप से पाया जा सकता है? इसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप से पाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता को, बी नंबर समानता को, सी नंबर न्याय को। सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें से सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता, न्याय और समानता तीनों को कायम करके ही सर्वोत्तम रूप से शांति को पाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न हो गया, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? ए नंबर सिकंदर महान का, बी नंबर मुसोलिनी का, सी नंबर माओ त्से तुंग का।
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं, सही ऑप्शन हो गया मुसोलिनी, इटली का मुसोलिनी। इटली के मुसोलिनी के द्वारा यह कहा गया है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना ही होगा। मुसोलिनी जो है वो इटली का एक व्यक्ति था, इटली का एक शासक था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें सही करना है आर्टिकल 124, बी नंबर आर्टिकल 52, सी नंबर आर्टिकल 5 और डी नंबर आर्टिकल 5352। इसके सामने दिए गए वाक्य को हम मिलाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। इस तरह आंसर हो गया ए का 2, बी का 3। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 में देश में रहने वाले लोगों तथा उसकी नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल 5 में किया गया है। आर्टिकल 352 को एक आपातकालीन आर्टिकल मानते हैं। इसे एक आपातकालीन आर्टिकल कहा जाता है जो आपात के समय लागू किया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया, आपातकाल को रखा गया। इस तरह इसका आंसर हो गया ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, बी के लिए 3 नंबर, सी का 1, डी का 4 और इसका सही आंसर हो गया इसका ए नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए विधान परिषद के चुनाव के लिए। ऑप्शन दिया गया ए नंबर 30 वर्ष, बी नंबर 25 वर्ष, सी नंबर 35 वर्ष, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात हो रहा है विधान परिषद के लिए। तो विधान परिषद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। विधान परिषद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा की सीटों के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। वहीं विधानसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, पंचायती और नगर पालिका चुनाव के लिए 21 वर्ष, पंचायती और नगर पालिका चुनाव के लिए 21 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न हो गया किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार भारत पे लगाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 32, आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 349, आर्टिकल 349। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 360। इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 इसे वित्तीय आपातकाल के रूप में रखा गया है। इसे वित्तीय आपातकाल के रूप में रखा गया है। बात करते हैं आपातकाल के लेकर तो आपातकाल का वर्णन, आपातकाल का जो उल्लेख है ये जर्मन के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। आपातकाल का जो सिद्धांत है या हमारे संविधान में जो आपातकाल का जो प्रावधान दिया गया है वह जर्मनी के वाइबर सिद्धांत से लिया गया है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 3 प्रकार की नेशनल इमरजेंसी होती है। पहली इमरजेंसी होगी 352, दूसरा इमरजेंसी हो गया 356, दूसरा इमरजेंसी हो गया 356। आर्टिकल 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है जो किसी युद्ध के समय होता है या इंटरनल या एक्सटर्नल, जब कहीं लड़ाई छिड़ जाती है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब कोई संवैधानिक तंत्र, जब किसी राज्य में जो राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद भंग होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया जाता है जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 360 एक वित्तीय आपात स्थिति है जिसमें पैसे का या फिर कह सकते हैं इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी घटनाओं में वित्तीय आपात को लगाया जाता है।
जो आर्टिकल 360 में वर्णित किया गया है, लेकिन संयोग से अभी तक आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं किया गया है।